तो आज हमारे सामने कुछ बहुत ही खास नोट्स हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी यूपीएसआई 2025 की तैयारी के लिए हैं और ये सत्येंद्र यादव सर की क्लास के नोट्स हैं। हमारा मकसद है कि हम इस कानून की तह तक जाएं। बिल्कुल। और आज का विषय है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये सिर्फ एक परीक्षा का टॉपिक नहीं है, ये भारत के पर्यावरण को बचाने वाला सबसे मजबूत कानूनी कवच है, कह सकते हैं। तो चलिए इन नोट्स के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि ये कानून क्यों बना, इसे क्या शक्तियां मिली हैं और अगर कोई इसे तोड़ता है तो फिर उसका अंजाम क्या होता है। तो सबसे पहला सवाल, इस कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी। नोट्स में सबसे पहले 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन का जिक्र है। क्या कहानी वहीं से शुरू हुई? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कहानी वहीं से शुरू होती है। 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। भारत ने भी उसमें हिस्सा लिया। तो जो वादे वहां किए गए उन्हें पूरा करने के लिए एक कानून तो चाहिए था, लेकिन इसको बनाने की असली वजह, जो सबसे दर्दनाक वजह थी, वो हमारे अपने देश में ही घटी। आप भोपाल गैस त्रासदी की बात कर रही हैं? 1984 के। ठीक समझे। उस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और ये साफ हो गया था कि हमारे जो पुराने कानून थे, जैसे जल अधिनियम या वायु अधिनियम, वो अपनी अपनी जगह ठीक थे पर नाकाफी थे। हमें एक अम्ब्रेला एक्ट की जरूरत थी। अम्ब्रेला एक्ट मतलब एक ऐसा कानून जिसके नीचे बाकी सब आ जाएं? जी। एक ऐसा व्यापक कानून जो पर्यावरण के हर पहलू को, हर तरह के प्रदूषण को अपने दायरे में ले सके। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 19 नवंबर 1986 को ये अधिनियम लागू हुआ। इसमें सिर्फ 4 अध्याय और 36 धाराएं हैं, लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा है। और इसकी शुरुआत होती है परिभाषाओं से, है ना? धारा 2 आई। इसमें पर्यावरण को परिभाषित किया गया है। नोट्स में लिखा है जल, वायु, भूमि और उनके बीच का संबंध। ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर ये है नहीं। ये परिभाषा ही इस कानून की सबसे बड़ी ताकत है। ये सिर्फ पानी, हवा और जमीन की बात नहीं करती, ये कहती है कि इन तीनों का आपस में जो अंतर संबंध है, मतलब इंटर रिलेशनशिप, वो भी पर्यावरण है। और सिर्फ आपस में नहीं, इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों, यहाँ तक कि संपत्ति के साथ भी जो संबंध है, वो सब पर्यावरण है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फैक्ट्री सिर्फ हवा गंदी कर रही है तो उस पर केस सिर्फ वायु प्रदूषण का नहीं बनेगा। बिल्कुल, उस पर पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का केस चल सकता है, क्योंकि हवा का संबंध पानी से भी है, जमीन से भी है और हम सब से भी है। यही इस परिभाषा की शक्ति है। और इसी में पर्यावरण प्रदूषक और परिसंकटमय पदार्थ यानी हैजर्डस सब्सटेंसेस को भी परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो नींव समझ आ गई। अब आते हैं इस कानून के इंजन पर, यानी केंद्र सरकार की शक्तियों पर। धारा 3 कहते हैं कि ये सरकार को असीमित शक्तियां देती है। क्या ये सच है? काफी हद तक सच है। धारा 3 कहती है कि केंद्र सरकार पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए ऐसे सभी उपाय कर सकती है जो वो आवश्यक समझे। ये एक तरह का ब्लैंक चेक है। तो सरकार कुछ भी कर सकती है? नए नियम, कार्यक्रम? हाँ, नए मानक बना सकती है, उद्योगों के लिए जगह तय कर सकती है, खतरनाक प्रक्रियाओं पर रोक लगा सकती है, कुछ भी। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके, जैसा नोट्स में भी लिखा है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना की गई। एनजीटी की स्थापना, ये बहुत बड़ा कदम था, है ना? जी, ये एक गेम चेंजर था। इससे पहले पर्यावरण के मामले सालों तक सामान्य अदालतों में फंसे रहते थे। एनजीटी ने एक विशेष और तेज व्यवस्था दी। इसने भारत में पर्यावरण न्याय की तस्वीर ही बदल दी। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी शक्ति है, पर इन उपायों को जमीन पर लागू कौन करेगा? असली ताकत वो आती है धारा 5 से। ये केंद्र सरकार को किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या उद्योग को लिखित में निर्देश देने का अधिकार देती है। निर्देश? किस तरह के निर्देश? कोई भी निर्देश, और ये निर्देश बाध्यकारी होते हैं, मतलब मानने ही पड़ेंगे। जैसे किसी उद्योग को तुरंत बंद करने का आदेश। अच्छा। या फिर उसकी बिजली और पानी की सप्लाई रोकने का निर्देश। धारा 5 सरकार को प्रदूषण रोकने के लिए तत्काल और सख्त कार्रवाई का अधिकार देती है। वाह, ये तो बहुत बड़ी पावर है। पर क्या इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है? मतलब अगर किसी को लगे कि निर्देश गलत है तो वो क्या कर सकता है? उसके लिए एक सुरक्षा वाल्व है, धारा 5 क।
अगर कोई व्यक्ति या कंपनी धारा 5 के निर्देश से सहमत नहीं है तो वो एनजीटी में अपील कर सकता है। तो ये शक्ति के साथ साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित करता है। तो सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है, निर्देश देने की शक्ति है, पर जमीनी स्तर पर नियम कैसे बनते हैं? जैसे एक फैक्ट्री को हवा में कितना धुआं छोड़ने की इजाजत है, ये कौन तय करता है? ये काम होता है धारा 6 और धारा 25 के तहत। खास तौर पर धारा 6 केंद्र सरकार को प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति देती है। जैसे हवा पानी की क्वालिटी के मानक क्या होंगे, अलग अलग प्रदूषकों की अधिकतम सीमा क्या होगी, ध्वनि प्रदूषण के नियम, सब कुछ। ठीक है, तो अब तस्वीर थोड़ी और साफ हो रही है। सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है, लेकिन इसका असर एक फैक्ट्री चलाने वाले पर कैसे पड़ता है? यहाँ पर धारा 7 और 8 काम आती हैं। ये धाराएं सीधे तौर पर उद्योगों पर जिम्मेदारी डालती हैं। धारा 7 एक बहुत साफ लाइन खींचती है कि कोई भी उद्योग सरकार द्वारा तय मानकों से ज्यादा प्रदूषक पर्यावरण में नहीं छोड़ सकता। बस कोई अगर मगर नहीं। जी बिल्कुल नहीं। और खतरनाक पदार्थों के बारे में क्या? भोपाल जैसी घटना दोबारा ना हो, उसके लिए क्या प्रावधान है? उसके लिए खास तौर पर धारा 8 बनाई गई है। ये सीधे तौर पर भोपाल हादसे से सीखा गया एक सबक है। ये कहती है कि जो भी व्यक्ति किसी खतरनाक पदार्थ का काम करता है, उसे तय सुरक्षा प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करना होगा, और अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो तुरंत अधिकारियों को बताना होगा। तो नियम बन गए, जिम्मेदारी भी डाल दी गई, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि नियमों का पालन हो भी रहा है या नहीं? अधिकारियों के पास क्या शक्तियां हैं? यहीं पर इस कानून का निगरानी तंत्र मतलब वॉचडॉग सामने आता है। धारा 10 और 11। धारा 10 अधिकारियों को किसी भी जगह में मतलब किसी फैक्ट्री में घुसने और निरीक्षण करने की शक्ति देती है। वो मशीनें जांच सकते हैं, रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। और अगर उन्हें सबूत इकट्ठा करना हो, मान लीजिए उन्हें शक है कि फैक्ट्री का गंदा पानी नदी में जा रहा है, तो तब धारा 11 उन्हें नमूने यानी सैंपल लेने की शक्ति देती है। वे उस पानी का, मिट्टी का या हवा का सैंपल ले सकते हैं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, क्योंकि यही सैंपल आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार बनता है। अच्छा, इन सैंपल्स का होता क्या है फिर? इन्हें कौन जांचता है? इन सैंपल्स के वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए धारा 12 के तहत पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं बनाई जाती हैं, और धारा 13 के तहत इन प्रयोगशालाओं में सरकारी विश्लेषक नियुक्त होते हैं। वो इन सैंपल्स की जांच करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। और उस रिपोर्ट की कानूनी अहमियत क्या है? बहुत ज्यादा। धारा 14 कहती है कि सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट को अदालत में सबूत माना जाएगा। ये एक मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण होता है जिसे चुनौती देना बहुत मुश्किल है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल। नियम टूटे, निरीक्षण हुआ, सैंपल लिया गया, रिपोर्ट में साबित भी हो गया कि प्रदूषण हुआ है, तो अब सजा क्या है? सजा का प्रावधान धारा 15 में है, और ये काफी सख्त है। उल्लंघन करने पर 5 साल तक की कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। 1 लाख रुपए का जुर्माना, ये आज के समय में बड़ी कंपनियों के लिए कोई बहुत बड़ी रकम तो नहीं है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन कानून में इसका भी ध्यान रखा गया है। अगर उल्लंघन जारी रहता है तो पहली सजा के बाद हर दिन के लिए 5,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगता है। हर दिन के लिए? हाँ, और अगर ये उल्लंघन 1 साल से ज्यादा चले तो सजा बढ़कर 7 साल तक की कैद हो सकती है। ये दिखाता है कि कानून लगातार हो रहे उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करता। ये बहुत जरूरी है। पर ये सजा किसे मिलेगी? अगर एक बड़ी कंपनी प्रदूषण कर रही है तो जिम्मेदार कौन होगा? प्लांट मैनेजर या सीईओ? बेहतरीन सवाल। इसके लिए धारा 16 है, जो कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है। ये कहती है कि अगर कोई कंपनी अपराध करती है तो उस समय कंपनी के काम के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति, जैसे डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, सबको दोषी माना जाएगा। मतलब बच निकलना आसान नहीं है? बिल्कुल नहीं, जब तक कि वो ये साबित न कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ या उसने इसे रोकने की पूरी कोशिश की थी। और सरकारी विभागों का क्या? अगर कोई सरकारी विभाग ही प्रदूषण का कारण बने तो? उनके लिए धारा 17 है, और ये प्रावधान इस कानून को और भी शक्तिशाली बनाता है। ये कहती है कि अगर कोई सरकारी विभाग अपराध करता है तो उस विभाग के प्रमुख यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को दोषी माना जाएगा। मतलब कोई भी कानून से ऊपर नहीं है? जी, कोई भी नहीं। वाकई अब ये तो हर स्तर पर जवाबदेही तय करता है। नोट्स में कुछ और धाराओं का भी जिक्र है, जैसे धारा 19 अपराधों का संज्ञान।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका सरल मतलब है कि अदालत अपनी मर्जी से कोई केस शुरू नहीं कर सकती। मामला तभी शुरू होगा जब केंद्र सरकार या उसका कोई अधिकारी शिकायत दर्ज कराए। हालांकि इसमें एक और बात है, कोई भी नागरिक 60 दिन का नोटिस देकर अदालत में शिकायत दर्ज करा सकता है अगर उसे लगे कि सरकार कार्यवाही नहीं कर रही है। और धारा 22 जो सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाती है। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि अगर सरकार इस कानून के तहत कोई आदेश देती है, जैसे किसी फैक्ट्री को बंद करने का, तो उस आदेश को सामान्य दीवानी अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके लिए एनजीटी जैसे विशेष मंच हैं। मकसद यही है कि पर्यावरण के मामले कानूनी दांवपेच में ना उलझें और उनका तेजी से निपटारा हो। तो अगर हम इन सभी बातों को जोड़कर देखें तो ये कानून सिर्फ नियमों का एक संग्रह नहीं है, ये पर्यावरण की रक्षा के लिए एक पूरी व्यवस्था बनाता है। सरकार को शक्ति देता है, उद्योगों के लिए सीमाएं तय करता है, निगरानी का तंत्र बनाता है और सजा का प्रावधान भी करता है। बिल्कुल, ये हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा की कानूनी रीढ़ है। चाहे कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा हो या बस एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहता हो, इस कानून की ताकत को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक अधिनियम नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करने का वादा है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये कानून बना था 1986 में। तब की चुनौतियां अलग थीं। आज हमारे सामने जलवायु परिवर्तन है, ई कचरा है, माइक्रोप्लास्टिक्स का खतरा है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस कानून के